हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक इंग्लैंड की प्राइवेट कंपनी भारत में आकर अपना व्यापार करती है और धीरे 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 वो सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति हासिल कर लेती है और वो शासक बन जाती है। हमने ये पढ़ा था। अब यही जिस तरह से उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, यही बात किसको पता चली थी? इंग्लैंड की गवर्नमेंट को। अब इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कहा कि जिस तरह से इसकी शक्ति बढ़ रही है, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसके ऊपर अब नियंत्रण करना जरूरी हो गया है। क्या बोला? कि इसके ऊपर अब नियंत्रण करना जरूरी हो गया। तो इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि उस रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें कही गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसमें कौन कौन सी बातें बोली गई थी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यानी ब्रिटिश सरकार ने पहली बार माना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो व्यापारी कंपनी नहीं है, वो शासित कंपनी बन चुकी है, वो शासन करने वाली कंपनी बन चुकी है। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों पर नजर रखना शुरू किया और इसके आने से एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी स्थिति पैदा हुई। मतलब पहले क्या होता था कि इधर के कानून अलग हैं, इधर के कानून अलग हैं, बंगाल के अलग, बिहार के अलग, उड़ीसा के अलग, इस तरह के। लेकिन जैसे ही ये आया तो इसने एक तरह से एक रूपता पैदा की, अब कानून यहां से बनेंगे, मतलब इंग्लैंड से बनेंगे। ठीक है, ये बात है। तो ध्यान से देंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सीधे कोई भी पूछे क्यों आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए आया था। किसका कंट्रोल? सीधा किसका? ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहली बात क्या बोली गई? ये देखिए, पहली बात क्या बोली गई थी इसमें। हम सबसे पहले देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की, या फिर मैं कहूं अंग्रेजों के, तीन बड़े प्रांत हैं। एक, दो, तीन। अंग्रेजों के तीन बड़े प्रांत, तीन बड़े प्रांत। क्या क्या नाम था इसका? बंगाल, मद्रास और एक और था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये तीन बड़े प्रांत हैं इनके, बंगाल, मद्रास और मुंबई। और अंग्रेज इन तीनों पर किस तरह से शासन करते थे? इसका अलग गवर्नर था, ये रहा बेटा इसका गवर्नर। इसका अलग गवर्नर था, इसका अलग गवर्नर था और इसका अलग गवर्नर था। ठीक है, बंगाल का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर और बॉम्बे का अलग गवर्नर, और तीनों अलग अलग काम करते थे, अपने अनुसार शासन चलाते थे। ये था 1773 से पहले। लेकिन 1773 में क्या बोला गया? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या बोला गया कि ये जो मद्रास का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर, और ये जो बॉम्बे का गवर्नर है, बॉम्बे का, अब ये बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेंगे, इसके अधीन काम करेंगे। पहले ये अलग अलग काम करते थे, इसके अधीन काम करेंगे। बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाता है
कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया बेटा, दोनों को इसके अधीन इसलिए किया गया क्योंकि ये अपने हिसाब से कानून बनाता था, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से। तो अगर ब्रिटिश जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी, अगर उसको अंग्रेजों की शक्ति और बढ़ानी थी और उसमें एक रूपता लानी थी, तो भाई ऐसा होना चाहिए कि राजा एक ही होता है देश का, ठीक है नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज बनाए, एक सिर्फ एक को ही ये अधिकार दिया जाए कि वो सबको कंट्रोल कर सके, क्योंकि बेटा राजा एक ही होता है। तो उन्होंने बंगाल को चुना। और बंगाल को क्यों चुना था? मद्रास को क्यों नहीं चुना, बम्बई को क्यों नहीं चुना? बंगाल को इसलिए चुना था क्योंकि उस समय बंगाल आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली बंगाल ही था, किसका? अंग्रेजों का। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास को और बॉम्बे को, बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया कि अब तुम इसके अंडर में काम करोगे, अब तुम दोनों इसके अंडर, मतलब इसको बड़ा बना दिया गया, इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया गया। अब जैसे ही ये दोनों इसके अंडर में आए तो इसका नाम बदलकर, मैं रेड पेन से करूंगा, अभी क्या नाम था इसका? गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, लेकिन इसका नाम बदलकर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या नाम कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये इसका नाम कर दिया गया। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बात पढ़ी क्या? कि बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को कर दिया गया। ये क्यों किया गया हमने बताया। पहली बात तो ये बोली गई थी इसमें। अब और हाँ, ऐसे पहले गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऐसे पहले गवर्नर, इस गद्दी पर सबसे पहले कौन बैठा था जब ये 1773 में? कौन बैठा था बेटा? इस गद्दी पर सबसे पहले वो बैठा थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। तो पहली बात तो ये थी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दूसरी बात क्या बोली गई? ये जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, जो किस पद पर बैठे थे? गवर्नर जनरल ऑफ, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जिनके अधीन अब ये दोनों भी काम करते थे। तो भाई इसकी सहायता के लिए, इसकी दूसरा काम था रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। ये लो जी, कार्यकारी परिषद। ये मैं एक तरह की झोपड़ी टाइप बना देता हूं। कार्यकारी परिषद, ये कार्यकारी, इसमें 4 सदस्य होते थे, 1 2 3 4। ये क्यों बनाई गई थी? पहला, ये इसकी हेल्प करने के लिए बनाई गई थी। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, उसकी हेल्प करने के लिए इन 4 कार्यकारी परिषदों को बनाया गया, इन 4 सदस्यों को रखा गया इसके हेल्प करने के लिए, पहला बात। दूसरा, क्योंकि ये भी अब इसके अंडर में आ चुके थे ये दोनों भी, तो इसके काम का बोझ ज्यादा हो गया था, तो इसके काम के बोझ को कम करने के लिए इन 4 को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तीसरा, ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि ये सब इसके अंडर में तब यही था जो था, तो ये अपना मनमाना ना करे, तानाशाही ना करे, तो इसकी तानाशाही पर कंट्रोल लगाम रखने के लिए इन कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मतलब, तो यहां पर एक बात ध्यान से सुनेंगे, मतलब जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको जो भी काम करना है, इसको जो भी काम करेगा ये इन्हीं की सलाह पर काम करेगा। किसकी बेटा? इन्हीं की सलाह पर काम करेगा। क्लियर? तो क्या सर ये अकेले फैसले नहीं ले सकता? नहीं भाई, तभी तो कह रहा हूं कार्यकारी परिषद है, अकेले फैसले नहीं लेगा। अगर वो अकेले फैसले लेता फिर तो उसकी तानाशाही शुरू हो जाती, ठीक है। और ऐसा वो थोड़ी चाहेगी ब्रिटेन में जो सरकार बैठी है। अच्छा, यहां पर हम
इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम था रिचर्ड बारवेल। पहले व्यक्ति का नाम था रिचर्ड बारवेल, जो इसमें 4 परिचय थे। दूसरे का नाम था क्लाइव क्लेवरिंग, इससे लिखूंगा रेड पेन से, क्लाइव क्लेवरिंग दूसरे का नाम था। तीसरे का नाम था जॉर्ज मॉनसन, ये तीसरे का नाम जॉर्ज मॉनसन। नाम भी बेटा इतने कठिन कठिन होता है इनके तो। और चौथे का नाम था फिलिप फ्रांसिस। तो इनके तीन, पहले का रिचर्ड बारवेल, दूसरे का क्लाइव क्लोरिन, तीसरे का जॉर्ज मॉनसन और चौथे का फिलिप फ्रांसिस। ये 4 नाम थे। यहां एक बात ध्यान रखेंगे आप, इसकी सहायता के लिए बनाए गए, पहली बात। इसके काम के बोझ को कम करने के लिए इनको रखा गया, दूसरी बात। बावजूद इसके वॉरेन हेस्टिंग्स में और इन चारों में 36 का अंकड़ा रहता था, आपस में बनती नहीं थी। और सबसे ज्यादा तो इसकी वॉरेन हेस्टिंग्स की जो फिलिपिन फ्रांसिस है ना, इससे तो भाई बस मामला ही गड़बड़ था ऐसा, इससे तो हर समय ही लड़ाई रहती थी इसकी। तो इन चार सदस्यों की, मतलब कार्यकारी परिषद की और गवर्नर जनरल की आपस में नहीं बनती थी। एक बात और याद रखेंगे, क्या कि ये जो था ना, ये क्लाइव क्लोरिन, ये दूसरा जो सदस्य था, पता है ये कौन था? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये था फौज का मुखिया। मतलब इन 4 सदस्यों में से एक फौज का मुखिया होना जरूरी था, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। ये बात हमें बाद में पता चलेगी जब हम आगे के एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान रखना। मतलब अगर अब मैं बिल्कुल इस पहले पॉइंट की समरी बताऊं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहले तो किया गया, बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और इसके अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को भी कर दिया गया। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर सबसे पहले व्यक्ति कौन बैठे थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जब बैठे, इनकी हेल्प के लिए, इनकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाएगी। इनको, वॉरेन हेस्टिंग्स को इन्हीं की सलाह पर काम करना था। अब इन 4 सदस्यों में से एक व्यक्ति का फौज का मुखिया होना जरूरी था। ये जरूरी था भाई, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो ये कहा गया था पहले 2 पॉइंटों में रेगुलेटिंग एक्ट में। अभी और भी बातें रेगुलेटिंग एक्ट में और भी पढ़नी है हमें, इसको हटाते हैं। अच्छा, और क्या कहा गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ध्यान रखना बेटा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में किसकी स्थापना की गई? किसकी स्थापना की गई बेटा? सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। अच्छा, इसमें एक होता था मुख्य जज प्लस 3 अन्य जज, एक मुख्य जज और 3 अन्य जज। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य जज था और 3 अन्य जज थे। तो ऐसा क्यों किया गया था? इसकी स्थापना क्यों की गई थी? पहली बात है, ताकि अंग्रेजों द्वारा शासित, यानी ब्रिटिश भारत है,
उसमें ब्रिटिश कानून को लागू किया जा सके, उसमें ब्रिटिश कानून को स्थापित किया जा सके। तो पहला कारण तो ये था उच्चतम न्यायालय की स्थापना करने का। दूसरा कारण ये था ताकि भारतीय लोगों को न्याय देने का एक तरह से दावा किया जा सके। न्याय देने का दावा किया, न्याय मिले ना मिले उससे अलग बात है, लेकिन इतना है कि भारतीयों को कहे भाई हम न्याय देने का दावा कर रहे हैं, हम न्याय देंगे तुम्हें, मिलना ना मिलना वो अलग बात है, ठीक है। तो इस वजह से भी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक और कारण ताकि ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा अब सीधे उच्चतम न्यायालय के द्वारा सीधे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उन पर सीधे कानूनी नियंत्रण भी हो जाएगा, इससे ये भी फायदा हुआ। और गवर्नर जनरल के प्रशासन पर सीधे नजर होगी, ये भी बात था। तो भैया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में के तहत ये 1774 में कलकत्ता में बोला गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बोला गया ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य जज और 3 अन्य जज थे। क्यों किया गया ये मैंने आपको बता दिया। और क्या था इसमें, ये तो हो गया। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और बोली गई क्या, कि कंपनी के जो अधिकारी हैं और कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इसमें क्या बोला गया, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, कंपनी के अधिकारियों को इनको बोल दिया गया कि अब तुम व्यापार नहीं करोगे, मतलब निजी व्यापार नहीं करोगे। कौन सा व्यापार नहीं करोगे बेटा, निजी व्यापार नहीं करोगे, मतलब जो भी व्यापार करोगे कंपनी के लिए करोगे, अपना अलग से निजी व्यापार नहीं करोगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग, और इनको बोला गया कि अब तुम अधिकारियों को और कर्मचारियों को बोला गया कि अब तुम भारतीयों से ना तो कोई गिफ्ट लोगे, ना कोई रिश्वत लोगे, और ना ही कोई किसी भी तरह का कोई भी पैसा, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट, पैसा, रिश्वत कुछ भी नहीं लोगे। भारतीयों से किसी भी तरह का पैसा तो नहीं, छोड़ो, टैक्स तो लेंगे भाई, गिफ्ट और रिश्वत किसी भी तरह की नहीं लेंगे। ऐसा क्यों बोला गया कि भाई आप निजी व्यापार नहीं करोगे, कंपनी के अधिकारी को बोला गया आप भारतीयों से रिश्वत और गिफ्ट नहीं लोगे। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो इतनी गड़बड़ी कर रहे थे, उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, प्रॉफिट, कि हमें तो किसी भी सूरत हाल में पर्सनल लेवल पर प्रॉफिट कमाना है, उससे चाहे किसी भी, कितनी ही दिक्कत हो, जनता को कितनी दिक्कत हो, कुछ भी हो, हमें तो प्रॉफिट कमाना है। अब इससे क्या हो रहा था, इससे एक तो भारतीय जनता परेशान थी, दूसरा कंपनी की बदनामी हो रही थी इंग्लैंड में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि अब तुम भारतीय लोगों को परेशान नहीं करोगे, और दूसरा यहाँ पर अपना निजी व्यापार नहीं करोगे। अच्छा, आप यहाँ ये मत समझना कि भारतीय, अरे भाई कितना सोच रहे हैं ब्रिटिश वाले भारतीय लोगों को, वो तो सिर्फ कहने वाली बात थी, क्योंकि इनकी, ये भारतीयों को यहाँ परेशान कर रहे थे, इनकी बदनामी वहाँ हो रही थी, तो उसको बदनामी को हटाने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। हम भारतीयों से कोई मतलब नहीं था भाई, उन्हें कोई दया भावना नहीं थी हमारे प्रति उनके दिल में, ठीक है। तो ये बात बोली गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे अपना, और रिश्वत और ये फलाना जो भी है ये नहीं लेंगे भारतीयों से। इसमें एक लास्ट बात और बोली गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, क्या बोला गया, ये है कंपनी ईस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जो कंट्रोल करते थे वो थे ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ
डायरेक्टर, ये इसको चलाते थे, कंट्रोल करते थे, एक तरह से इसके मालिक ही गए। ये 24 थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि अब ये जो व्यक्ति हैं, ये जो हैं, जो इसको कंट्रोल करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब इन पर ब्रिटिश सरकार की नजर होगी। किसकी बेटा? ब्रिटिश सरकार की नजर होगी। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार को इंफॉर्मेशन देंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कैसा चल रहा है, भारत में उसकी सैन्य शक्ति कैसी है, उसका व्यापार कैसा चल रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार लेगी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने अब एक तरह से अपना नियंत्रण मजबूत कर दिया कंपनी के ऊपर। ये तो चाहती थी वो ब्रिटिश सरकार। तो ये बातें यहां पर बोली गई इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो अगर मैं एक बार और दोहराऊं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बेटा सबसे पहली बात बोली गई थी कि अब बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद उसके अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को भी कर दिया गया। फिर उसके लिए एक परिषद बनाई गई, 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद, जो जिसके अनुसार वो काम करेगा। और जब बंगाल के गवर्नर जनरल जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इस गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद कंपनी के कर्मचारी और अफसरों को रिश्वत लेने से, निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया। और लास्ट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी नज़र रखी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। और ये अब उनको बताएंगे कि क्या क्या जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेंगे ये उनको देंगे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर कंट्रोल करेगी। ये तमाम बातें। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार का पहला कदम कंपनी के ऊपर कंट्रोल, इन सब होने के बावजूद जब ये लागू हो गया, उसके बावजूद कुछ सालों बाद हमें पता चला, या जब हमने चीज़ें आगे बढ़ते गई, एनालिसिस करते गए, तो पता चला कि इतनी चीज़ें, इतने सुधार करने के बावजूद भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई, कुछ कमियां रह गई हैं। अब उन कमियों को वो क्या कमियां थी, उन कमियों को कैसे सुधारा गया, उन कमियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1781 का संशोधन अधिनियम लाया, जिसका डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे। और वो क्या था बेटा? वो इसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बनाते हुए जो कमियां रह गई थी, वो कमियां पड़ेगा और उन कमियों को कैसे सुधारा गया वो पढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।